हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग टाइप्स ऑफ एसिड। तो एसिड का हम लोग पहला लेक्चर देख लिए हैं, आज यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एसिड में आपको बता दिया गया था दो एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड लिखते हैं दो एसिड which complete those acid which completely dissociated in aqueous solution। वो एसिड जो कम्प्लीटली एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे स्टूडेंट एग्जांपल देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन होता है, तो आपको ये नाम याद करना पड़ेगा। तीन एसिड को याद रखिएगा, आपके सिलेबस में ही है HCl, H2SO4 और HNO3। वैसे तो और भी हैं, एटसेट्रा लिख सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये याद रखना। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। अगर देखिए, अगर इसको हम लोग वाटर में डालते हैं HCl को, तो HCl प्लस H2O, तो यहाँ पे डिसोसिएट होकर दे देगा H प्लस और Cl माइनस। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, आर्हेनियस का डिफिनीशन क्या था कि कोई भी एसिड वाटर में डिजॉल्व होकर H प्लस और Cl माइनस देता है, तो यहाँ भी देगा। लेकिन यहाँ पर कम्प्लीटली ये एसिड डिसोसिएट हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर HCl के 100 मालिक्यूल्स मान ली वाटर में होते, सपोज दैट कि अगर हम ये मान रहे हैं कि HCl के वाटर में 100 मालिक्यूल्स होते, तो जब ये टूटता तो 100 H प्लस भी देता और 100 Cl माइनस भी देता। इसी को बोलते हैं कम्प्लीटली डिसोसिएटेड। अगर मान लीजिए कि वाटर में HCl के, जैसे मान लीजिए कि वाटर है और इस वाटर में आपने HCl के 10 मालिक्यूल्स HCl के डाले, 10 HCl कितने मालिक्यूल, 10 मालिक्यूल। तो जब वाटर में आएगा तो H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, तो H प्लस के भी 10 मालिक्यूल मिलेंगे और Cl माइनस के भी 10 मालिक्यूल मिलेंगे। तो इसी को बोलते हैं कम्प्लीटली डिसोसिएटेड होना, ये पूरी तरह से टूट जाता है। अब जैसे मान लीजिए हम बोले कि H2SO4 का आप डिसोसिएशन कराइए वाटर में, तो H2SO4 का जब डिसोसिएशन वाटर में कराएंगे H2O, तो देखिए किस में बनेगा, किस में टूटेगा। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो इसको कैसे आप लिखते हो, 2H प्लस में लिखते हो। बताए थे जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। ये हो गया आपका SO4 पर 2 माइनस। तो इस तरह से स्टूडेंट इसको हम लोग करवाते हैं। वैसे ही HNO3 का हम लोग कराएंगे, तो HNO3 का कराइए, तो HNO3 भी जब जाएगा वाटर में तो कितना देगा, तो ये भी टूट जाएगा, तो क्या जाएगा H प्लस में और NO3 माइनस में। तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में। अब ध्यान से समझिएगा, केमिस्ट्री में 2 एरो यूज करना है, एक ये एरो होता है और एक ये एरो होता है। तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल एरो। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि फिर से वो चीज़ को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, पा सकते हैं, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पा सकते हैं। इसमें है इरिवर्सिबल, इसका मतलब कि जो बन गया वो बन गया, इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल एरो है। तो यहाँ पर जो एरो लगा है स्टूडेंट, ध्यान से अगर देखें तो ये इरिवर्सिबल एरो लगा है। तो इरिवर्सिबल एरो हमें ये बता रहा है कि अब ये बन गया है तो पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया, अब ये फिर से वापस नहीं आ सकता है। अब H प्लस और Cl माइनस कंबाइन करके फिर से HCl वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया है। तो इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। वो एसिड जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए एक्वस सॉल्यूशन में, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। तो ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड एकदम आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आता है दूसरा वीक एसिड। वीक एसिड, तो इसमें क्या लिखेंगे, दोज एसिड विच पार्शियली डिसोसिएटेड, इन एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जो एक्वस सॉल्यूशन में जो पार्शियली डिसोसिएट हो जाए, जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कौन कौन से वीक एसिड हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर लिख देते हैं
जैसे CH3COOH हो गया एसिटिक एसिड, HCOOH हो गया आपका फार्मिक एसिड, H2CO3 हो गया कार्बोनिक एसिड एट्सेट्रा, और भी बहुत सारे आपको मिलेंगे वीक एसिड। तो ये आप वीक एसिड के कुछ एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। तो जो पूरी तरह से डिसोसिएट ना हो, जो पार्शली डिसोसिएट हो। स्ट्रांग का मतलब ये जो कम्प्लीटली स्ट्रांग एसिड, नाम से ही पता लग रहा है। वीक एसिड मतलब जो पूरी तरह से डिसोसिएट ना हो, पार्शली डिसोसिएट हो। जैसे अगर CH3COOH को अगर हम लोग इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे, वाटर मिलाएंगे तो ये ऐसे टूटेगा। अब यहाँ पर देखिए रिवर्सिबल एरो का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका CH3COO- + H+। कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि देखिए यहाँ पर ये जो एसिड आपका टूटा है CH3COO- और H+ में टूटा है, मतलब एक माइनस पार्ट में और एक प्लस पार्ट में टूटेगा। ये तो ऐसे ही तोड़ते हैं हम लोग, लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, देखिए H+ मिल रहा है कि नहीं, तो ये एसिड है, ये भी हम लोग जानते हैं। ये रिवर्सिबल एरो है, कहने का मतलब कि ये कंबाइन करके फिर से ये बना सकता है, मतलब ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हुआ है, कुछ यहाँ बचा हुआ है। अगर यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल्स लेकर चलेंगे तो हो सकता है कि ये आपका 60 बने और ये आपका 30 बने, तो 60-30 कितना हो गया 90, तभी 10 बचा है, तो ये कंबाइन करके फिर से इधर आ सकता है। क्योंकि पूरी तरह से अगर डिसोसिएट हो जाता तब तो ये पूरा बन गया, तब ये इधर नहीं आ सकता था, लेकिन ये कंबाइन करके इधर आ सकता है। तो याद रखिएगा कि जब भी स्ट्रांग चीज़ होगा तो उसके लिए हम लोग कौन सा एरो यूज करेंगे? वीक एसिड के लिए हमेशा रिवर्सिबल एरो यूज करेंगे। रिवर्सिबल एरो, वीक कोई भी, चाहे वीक एसिड चाहे वीक बेस हो, अभी हम लोग बेस पढ़ेंगे, रिवर्सिबल एरो। और स्ट्रांग एसिड के लिए जो हम लोग एरो यूज करेंगे, इरिवर्सिबल एरो यूज करेंगे। स्ट्रांग एसिड ये बताएगा कि जो टूट गया है वापस नहीं आ सकता है, लेकिन ये ब्रेक होने के बाद वापस आ सकता है, क्योंकि पार्शियली ही डिसोसिएट है, अभी कुछ यहाँ बचा हुआ है, मतलब ये कंबाइन करके वापस फिर से आ सकता है। हम बोले इसका आप ब्रेकिंग कराइए HCOOH का, तो HCOOH को अगर H2O में ब्रेक करेंगे तो तोड़िए, इसको कैसे तोड़ेंगे, तो टूटेगा। तो HCOO- और ये हो जाएगा आपका प्लस H+ में, देखिए H+ में टूट जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट ये बनता है। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। जो सिरके में इसको हम लोग लगाते हैं, सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरके में, और यहाँ पर जो है ये एंड में पाया जाता है। आप जानते हो कि जब एंड काट देती है तो एंड के काटने से वहाँ पर आपका वो जो चीज़ होता है वहाँ फूल जाता है, तो एक तरह से एंड में एसिड, जिसको बोलते हैं फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड याद रखिएगा, ये पता भी होगा आपको, फार्मिक एसिड ये एंड में पाया जाता है। इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। अगर आप जो विनेगर बनाते हैं, विनेगर में भी इसका 2 से 5% यूज करते हैं, जो विनेगर बनता है, ये फार्मिक एसिड जो कि एंड में पाया जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट आप इसका डिसोसिएशन करा सकते हैं। तो वीक एसिड का पहचानने का तरीका क्या है, किसके लिए कौन सा एरो, रिवर्सिबल एरो, और स्ट्रांग एसिड के लिए कौन सा एरो, इरिवर्सिबल एरो। मतलब एक बार जो चीज़ बन गया अब उसको वापस नहीं ला सकते, लेकिन यहाँ पर चांस है कि वापस आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास 50 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ HCOOH की 50 मॉलिक्यूल्स अगर वाटर में जाएंगे तो यहाँ पर जब आएगा, दोनों टूटेंगे तो दोनों का सम 50 से कम ही आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये 10 आ गया या 5 आ गया, तो ये 15 हो गया, या 10 और 10 20 हो गया, ये कितना 50 है, ये 20 है, तो मतलब यहाँ पर पूरी तरह से नहीं बनेगा। ये स्टूडेंट है इसका बेसिक। हम बोले कि चलिए इसको ब्रेक कीजिए H2CO3 को, तो आप H2CO3 को जब ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक करोगे, तो प्लस H2O है, तो यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे, रिवर्सिबल एरो, क्योंकि ये वीक एसिड है। अब ये आपसे कोई बोलेगा नहीं कि ये वीक एसिड है, ये आपको खुद याद करना पड़ेगा। तो 3 इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, 3 से ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये 2H+ हो जाएगा और यहाँ पर CO3 2- हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कैसे 2H+ हुआ, क्योंकि कितने हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन थे, और कार्बोनेट पर कितना माइनस होता है, 2- होता है। तो जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा, माइनस होगा। यही तरीका होता है डिसोसिएट कराने का। तो देखिए यहाँ पर भी चांस है कि यह रिएक्शन वापस आ सकता है, क्योंकि देखिए ये जो एरो होता है बैक रिएक्शन का, पीछे आ सकता है, और ये रिएक्शन की इसका फॉरवर्ड का, रिएक्शन फॉरवर्ड कर रही है, फिर बैक भी आ सकती है, ये इसका मतलब होता है। तो कहने का मतलब कि अगर इसके मान लीजिए 40 मॉलिक्यूल्स है, अगर 40 मॉलिक्यूल्स है, तो ये दोनों का सम 40 नहीं आएगा, 40 से कम ही आएगा, क्योंकि पार्शियली डिसोसिएट होता है। अब आप समझ गए होंगे कि इस रिएक्शन से। अब क्वेश्चन दे दे, अब बोले कि बताइए किसमें वीक एसिड है कि स्ट्रांग एसिड है, तो
बता सकते हैं सिंगल एरो देखिएगा, जब ये इरिवर्सिबल एरो होगा तो समझ लीजिएगा कि वो स्ट्रांग एसिड का एग्जाम्पल है। और अगर कहीं भी आपको ये रिवर्सिबल एरो मिल जाए तो आप बता सकते हैं कि वहाँ पर वीक एसिड का कंसेप्ट है। तो ये पहचानने का आपको ट्रिक भी हो गया कि जो आपका रिवर्सिबल एरो होगा तो वहाँ पर आप ये देखेंगे स्टूडेंट कि ये क्या है, स्ट्रांग है। जहाँ पर ये वाला एरो होगा जिसको रिवर्सिबल बोलते हैं वहाँ पर वीक होगा। ये पहचानने का तो तरीका हो गया, आप इजीली बता सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड HCN प्लस H2O, यहाँ पर इस तरह से हम ब्रेक किए हैं H+ और Cn-। अब आपको बताना है कि बताइए यहाँ पर ये जो HCN है ये एसिड है, ये हाइड्रोजन साइनाइड है, ये हाइड्रोजन साइनाइड है। अब क्वेश्चन में ये दिया गया कि बताना है, इस रिएक्शन को देख करके जज करना है कि ये जो हाइड्रोजन साइनाइड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है। आप इसको देख कर जज कीजिए। कैसे जज करोगे, क्या देखोगे, बस यहाँ तो कहीं लिखा नहीं है पार्शियली डिसोसिएटेड या कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, लेकिन यहाँ पर ये सिंगल एरो में बता रहा है कि पूरी तरह से टूट गया है, अब वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि पार्शियली रहता तो वापस आ जाता। तो ये पूरी तरह से टूट गया और सिंगल एरो जहाँ भी होता है उसके लिए कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड जो है कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस तरह से रिएक्शन दे देकर आपसे नेचर पूछ सकता है कि इस एसिड का नेचर कैसा है, तो आप बता सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये छोटी मोटी बातें हैं, बहुत आसान है और क्वेश्चन बना भी है और बनेगा भी, तो आप इसको समझिए। वैसे स्टूडेंट जैसे आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का कंसेप्ट समझे हैं, वैसे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का होता है, सब कुछ वैसे ही चलेगा। लेकिन अभी हम लोग हाल फिलहाल एसिड को कवर कर रहे हैं, इसीलिए बेस की बात नहीं कर रहे हैं हम। आप पहले एसिड का पूरा पढ़ लेते हैं, इसके बाद बेस को पढ़ लेंगे। तो इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद देखते हैं कैसे होगा। तो बहुत छोटी मोटी यहाँ बातें होती है और आप भी ध्यान से देखिए, इस बातों छोटी मोटी बातों को ध्यान देंगे तभी हो पाएगा। और ये आपके बुक में दिया भी है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का अच्छे से एकदम जिक्र किया हुआ है। अब स्टूडेंट जैसे साइट्रिक एसिड हो गया, टर्टरिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। साइट्रिक एसिड आप जानते हैं कि लेमन जूस में पाया जाता है, तो वो भी क्या है, सब वीक एसिड हैं। और भी आप देख सकते हैं टर्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो मिल्क में पाया जाता है वो भी क्या है, आपका वीक एसिड है। तो ये सब ऐसे एसिड है जो वीक एसिड है। एसिटिक एसिड का यूज़ कहाँ करते हैं, विनेगर में करते हैं, पिकल्स में। घरों में आपके जब मम्मी अचार डालती है लोग कहते हैं ना पिकल्स, तो उसमें वो क्या होता है, एसिटिक एसिड का यूज कर सकते हैं आप लोग, जिससे कि जो फंगस होते हैं नहीं लगते हैं, आप जानते होंगे बायोलॉजी में। तो वहाँ पर भी इसका हम लोग यूज कर सकते हैं एसिटिक एसिड का। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान है। कार्बोनिक एसिड भी आप जानते हो कि क्या होता है, कार्बोनिक एसिड का फार्मूला H2CO3, वो भी वीक एसिड होता है। उसका हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है लोग, जैसे कोका कोला हो गया, ये सब पीने में, तो उसमें भी उसका कार्बोनिक एसिड का यूज किया जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि आप बुक्स में, साइड बुक्स में पढ़ भी सकते हैं। मेन पॉइंट में समझना है जो कंसेप्ट है, ये सब बातें बहुत आसान है। अब आता है स्टूडेंट कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। ये वर्ड बार बार आएगा, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। ये क्या है, देखिए जब भी वर्ड आए कंसंट्रेटेड एसिड, तो इसका मतलब ये होता है एसिड मैक्सिमम प्लस वाटर मिनिमम। जिसमें एसिड ज़्यादा हो और वाटर कम हो उसको कंसंट्रेटेड बोलेंगे। तो हाईली कंसंट्रेटेड, इसका मतलब वो उसमें एसिड बहुत ज़्यादा है, वाटर की मात्रा कम है। मतलब वो अगर आपकी बॉडी की स्किन पर पड़ेगा तो स्किन को ही वो वहाँ से उखाड़ देगा, हटा देगा। तो कहने का मतलब कि इसको हाईली कंसंट्रेटेड बोलते हैं। जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। हाँ, अगर आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड उसको आप डाइल्यूट कर सकते हो। डाइल्यूट का मतलब क्या है, डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या है, जिसमें उल्टा लिख देंगे एसिड मिनिमम हो और प्लस वाटर क्या हो, मैक्सिमम। तो जितने भी आपके स्कूल में, कॉलेज में लैब होते हैं वहाँ पर डाइल्यूट एसिड ही रखा जाता है, क्योंकि बच्चे एक्सपेरिमेंट करते समय गड़बड़ी कर देते हैं तो हो सकता है मतलब कहीं आग लग जाए या कुछ भी हो जाए, ऐसी घटना घट जाए। इसीलिए डाइल्यूट एसिड को बाद में आप कंसंट्रेटेड कर सकते हैं। लेकिन कंसंट्रेटेड एसिड देखिए, कोई भी लैब में आप जाएंगे, अपने स्कूल्स में जो लैब है वहाँ पर देखेंगे तो उसकी बोटल्स पर लिखा रहता है डाइल्यूट एसिड।
तो डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या है, एसिड मिनिमम है और वाटर क्या है, मैक्सिमम। तो वाटर अगर ज़्यादा है, एसिड कम है तो सही है, ये ज़्यादा उतना आपको हार्म नहीं पहुँचाएगा, लेकिन ये ज़्यादा आपके लिए बहुत ही हार्मफुल है, क्योंकि जब भी ये एसिड आपके बॉडी के कहीं भी गिरेगा, कहीं भी जगह गिरेगा, वहाँ वो चीज़ को वहाँ से हटा देगा। इसी बोलते हैं हाईली कंसनट्रेटेड एसिड, एसिड मैक्सिमम वाटर मिनिमम। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए कंसनट्रेटेड एसिड है तो इसको डाइल्यूट कैसे बनाओगे, क्या कंसनट्रेटेड को डाइल्यूट बनाया जा सकता है कि नहीं, तो हाँ बना सकते हैं। कैसे बनाओगे, वाटर को मैक्सिमम करेंगे, एसिड को मिनिमम करेंगे, तो इसी बोलते हैं डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड। हेडिंग आता है डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड। तो ये तो समझ गए कि डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है। डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड का मतलब क्या स्टूडेंट, एसिड का डाइल्यूट होना। अब कैसे होगा, तो एसिड का डाइल्यूट होना स्टूडेंट क्या है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। आप जानते हैं कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड में अगर वाटर आप मिलाते हैं तो एसिड में वाटर का प्रेजेंट होना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि बहुत हीट बाहर निकलती है। तो देखिए डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड में दो केस हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ बोला गया है कि ये कंसनट्रेटेड एसिड है, ये आपके पास ये कंसनट्रेटेड एसिड है, कॉन्क H2SO4 है। ये आपके पास स्टूडेंट क्या है, मान लीजिए एसिड है। तो अब क्या करोगे, इस एसिड में वाटर डाल दो। एसिड में अगर वाटर, बहुत सारा वाटर डाल दोगे तो एसिड कम हो जाएगा, वाटर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर ये कंसनट्रेटेड H2SO4 है तो एसिड क्या है, मैक्सिमम है। तो अब वाटर मिनिमम है, तो वाटर को मैक्सिमम करना है, तो बहुत सारा वाटर इसमें डाल दो, हो जाएगा वाटर ज़्यादा, ये कम हो जाएगा, और वाटर ज़्यादा हो गया, एसिड कम हो गया, तो डाइल्यूट बन जाएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन ध्यान देना है यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पर दो बातें होंगी। पहले इसमें आप वाटर डाल देंगे इस कॉन्क H2SO4 में, और एक केस हम और दे रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर पहले से हम रख दिए हैं वाटर, यहाँ पर पहले से यहाँ वाटर रखा गया है, और यहाँ पर हम अब कॉन्क H2SO4 को डाल रहे हैं, कॉन्क H2SO4। एसिड में वाटर मिले या वाटर में एसिड मिले, बात एक ही है, आप यही बोलेंगे। एसिड में वाटर मिलाइए चाहे वाटर में एसिड मिलाइए, सब्जी पर चाकू गिरे चाहे चाकू पर सब्जी गिरे, दोनों हालात में सब्जी को कटना है। क्या बोले हैं, सब्जी पर चाकू गिरे या चाकू पर सब्जी गिरे, दोनों कंडीशन में कौन कटेगा, सब्जी ही कटेगी। तो ये कंडीशन अगर यहाँ लगाएंगे तो फेल हो जाएंगे। अब बोलोगे कि H2SO4 में वाटर मिला दे चाहे वाटर में H2SO4 मिला दे, किसी तरह तो मिला तो रहे हैं, लेकिन ये गलत है। अब सुनना, इसमें कौन सही है, दोनों बात एक नहीं है। बता रहे हैं कैसे। अगर H2SO4 में अगर वाटर आप मिलाते हैं तो यहाँ पर देखिए H2SO4 एक कंसनट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा, यहाँ पर हाईली, ये यहाँ पर एसिड बहुत ज़्यादा होगा तब, क्योंकि कंसनट्रेटेड H2SO4 तो एसिड ज़्यादा होगा। वाटर आप मिलाएंगे, अब वाटर भी, अब ये नहीं कि आप एक बाल्टी पानी इसमें डाल दो, ऐसे नहीं। अगर कोई भी चीज़ आपको मिलाना है तो आपको स्टीरर से, मतलब स्टीरर जैसे होता है, वहाँ पर आपको ड्रापर से आप 4 ड्राप, 4 ड्राप, 5 ड्राप्स ऐसे वाटर की बूंद गिराएंगे। ये नहीं कि एक बार वाटर ही डाल दीजिए, अगर एक बार डाल देंगे आग लग जाएगा, समझ लीजिए। यहाँ पर अगर वाटर आप जरा सा भी ड्रापर से ड्राप वाइज अगर वाटर यहाँ पर आप इसमें पुट करते हैं, यहाँ से डालते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये इतना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है, इतना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि जो कंटेनर एकदम हॉट हो जाता है और समझ लो फायर कैच कर लेता है, आग भी लग सकती है, फायर कैचेज। मतलब कि अगर आप स्टूडेंट यहाँ पर कोई है और वाटर यहाँ पर इसमें धीरे धीरे डाल रहा है, तो यहाँ पर एसिड हर जगह जाएगा, तो हर जगह चारों तरफ कौन है, एसिड ही ज़्यादा है यहाँ पर, तो हर जगह रिएक्शन करेगा एसिड से। तो जितना रिएक्शन करेगा वो और रिएक्शन इतना तेज़ होगी कि हीट को बाहर निकालेगी। तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई स्टूडेंट है तो ये आग इसके फेस तक आ सकती है और आग लग सकती है। लेकिन अब समझिए, अगर आप वाटर में कॉन्क H2SO4 को डालते हैं तो ध्यान समझिए, कॉन्क H2SO4 को डालना किसी ड्रापर से, ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही बार एक बॉटल से H2SO4 को इसमें डाल देते, नहीं, ड्रापर से ड्राप वाइज डालना है। तो जब इसमें देखिए एक एक ड्राप इसमें वाटर ड्रापर से एक एक ड्राप इसमें डालेंगे कॉन्क H2SO4 को, तो ये इतना यहाँ पर वाटर है कि वाटर इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि इस बार कौन ज़्यादा था, एसिड ज़्यादा था, इसलिए एसिड में आग लग गई यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वाटर ज़्यादा है। तो वाटर ज़्यादा है तो ये जो एसिड है इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा।
इतना तेज़ी से यहाँ पर मतलब वो आग नहीं पकड़ेगा, वो संभावना आएगी ही नहीं, समझ लो। और धीरे धीरे ये जो आपका वाटर है, क्योंकि वाटर ज़्यादा है तो धीरे धीरे जितना भी, जैसे मान लीजिए कि आपके पास बोटल्स है तो इस बोटल्स में जितना भी एसिड है कंसनट्रेटेड H2SO4 सबको थोड़ा थोड़ा करके एक समय ऐसा आएगा, भले आपको 2 आवर्स ही लगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे इसमें आप ड्रॉपर से एसिड डालोगे एक समय के बाद ये पूरा बोटल्स में जो एसिड है सब इसमें आ जाएगा। लेकिन एक बार भी डाल दोगे तो यहाँ भी आग लग जाएगी। लेकिन ड्रॉपर से आप ड्रॉप वाइज यहाँ पर एक एक ड्रॉप एसिड मिलाते जाओगे तो धीरे धीरे वाटर इसको क्या करता जाएगा, एब्जॉर्ब करता जाएगा और आसानी से इसमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और जो आपका कान का H2SO4 था अब ये क्या बन जाएगा, डाइल्यूट H2SO4 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसको लिए थे, वाटर लिए थे, तो वाटर ज़्यादा हो गया। अब यहाँ तो ये डाइल्यूट करने का तरीका होता है स्टूडेंट, कि अगर आप यहाँ पर ड्रॉप वाइज एक एक ड्रॉप करके एसिड वाटर में डालेंगे तो वाटर कितनी कैपेसिटी है कि वाटर उसको एब्जॉर्ब करता जाएगा। लेकिन यहाँ पर एसिड ही ज़्यादा है और यहाँ पर वाटर एक एक ड्रॉप डालेंगे तो आग लग जाएगी, एक ड्रॉप से ही आग लग जाएगी। क्योंकि एसिड हर जगह जाएगा तो एसिड रिएक्शन कर लेगा और एसिड क्या होता है, बहुत ज्वलनशील होता है और तुरंत इसको आग बाहर फेंक देगा। तो इसीलिए अब एक बात याद रखिएगा कि जब भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करने का मतलब क्या कि एसिड मिनिमम करते हैं, वाटर मैक्सिमम करते हैं, तो वाटर ज़्यादा है तो जब भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो याद रखिएगा कंसनट्रेटेड एसिड को वाटर में मिलाते हैं। तो एसिड को वाटर में मिलाते हैं, वाटर को एसिड में नहीं मिलाते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो कौन सी बात सही है, ये बात सही है। जब भी एसिड को डाइल्यूट करना है तो वाटर में एसिड को मिलाइएगा। कैसे याद रखोगे कि वाटर में एसिड आएगा तो वाटर उसको क्या करेगा, चारों ओर से एब्जॉर्ब कर लेगा तो आसानी से आग लगने नहीं देगा और धीरे धीरे करके सारा एसिड इसमें आप डाइल्यूट कर लोगे। एसिड में वाटर को मिला नहीं सकते, ये गलत है, आग लग जाएगी, एक ड्रॉप से ही आग लग जाएगी। जैसे एक ड्रॉप यहाँ पर आप वाटर डालोगे आग लग जाएगी, तो ये बात सही है। तो एकदम अच्छे से आप डाइल्यूटिंग आप एसिड को समझ चुके होंगे कि कैसे एसिड को डाइल्यूट करते हैं। वाटर में एसिड को मिलाकर डाइल्यूट करते हैं, एसिड में वाटर को नहीं मिलाते हैं। बोलोगे दोनों बातें एक है, लेकिन दोनों बातें एक नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम एग्जांपल दिए कि चाकू पर सब्जी गिरे, सब्जी पर चाकू गिरे, दोनों हालात में सब्जी कटेगा ही, दोनों बात एक ही है। लेकिन यहाँ पर दोनों बात एक नहीं है, क्योंकि आप बहुत तरह के एग्जांपल लेकर आ जाते हैं, ये हो गया वो हो गया। तो आप समझ सकते हैं। अब इसको नोट कर लिए, इसके बाद देखते हैं और हेडिंग हम लोग अब पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बनता है। ये भी जो हम आपको सिखाएं कंसनट्रेटेड डाइल्यूट एसिड, इसको हम सही समझ लीजिएगा, बहुत बार ये आएगा। बच्चे रहते हैं कन्फ्यूज कि ये सब होता क्या है, ये सब कौन है, सब एलियन है क्या, नहीं, ये सब बहुत सिंपल है। डाइल्यूट कंसनट्रेटेड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड का हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको नोट कीजिए, थोड़ा हम कैमरे में देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को थोड़ा समझते हैं क्या होता है। इसमें पहला हेडिंग आता है व्हेन एसिड रिएक्ट विथ, पहले से देखेंगे एसिड रिएक्ट विथ मेटल react with metal to form metal salt and hydrogen gas। मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो एसिड जब आपका मेटल से रिएक्शन करेगा तो मेटल साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। और कैसे बनेगा तो देखिए, कोई एग्जांपल लिखते हैं, जिससे मान लीजिए मेटल का है, ये मेटल है आपका और इस मेटल से रिएक्शन कर रहा है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करेगा इस मेटल से तो क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पर ZnSO4 बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। हाइड्रोजन गैस को आप एरो से दिखा दो ऊपर, कि गैस हमेशा ऊपर जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर चैप्टर 1 का फीडबैक लीजिए आप, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए पहले तो क्या है, मेटल है, आप केमिकल प्रॉपर्टी किसका पढ़ रहे हैं, एसिड का पढ़ रहे हैं, तो एसिड तो होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, आप चाहें तो यहाँ पर कोई और भी एसिड ले सकते थे। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो क्या पढ़िए रिएक्शन होगी कि नहीं। देखिए जिंक जो है मोर रिएक्टिव है,
ऐसा नहीं है कि चैप्टर 1 का यहाँ कंसेप्ट नहीं चलेगा, चैप्टर 1 का कंसेप्ट हर जगह लग सकता है। ये मोर एसिड है, ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है लेस होता है, तो मोर लेस को डिस्प्लेस कर सकता है कि नहीं, डिस्प्लेस कर सकता है। तो देखिए क्या बन गया, ZnSO4H2 बाहर निकल गया। तो अब क्या सारे मेटल एसिड से सारे मेटल रिएक्शन करके बनाएंगे हाइड्रोजन गैस? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप बता सकते हैं कि जितने भी मेटल्स हैं क्या एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बाहर देंगे? ऐसा नहीं है स्टूडेंट। आप जवाब दे सकते हैं, जैसे भी हम एग्जांपल दें आपको कि ये Cu+H2SO4 है, आप खुद यहाँ पर जवाब दे सकते हैं कि क्या अब कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देगा? तो आप देखिए लिखवाए होंगे कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो क्या लेस मोर को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं, ये नो रिएक्शन होगा। तो यहाँ तो रिएक्शन ही नहीं होगा, तो कहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा? तो ये भी बात ऑलवेज यहाँ नहीं लिखे हैं कि ऑलवेज ऐसा होगा, नहीं। हाँ, कुछ एलिमेंट्स के साथ ऐसा होगा, कुछ के साथ नहीं होगा। तो एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये आपका रिएक्शन हो गया, तो ये नो रिएक्शन होगा। तो ये रिएक्शन था। एक और आप दीजिए एग्जाम्पल जहाँ पर कि हम देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर Zn+HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ भी क्या बनेगा आपका ZnCl2 बनेगा, और प्लस क्या बन जाएगा, H2 गैस बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। अब चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं, Zn+HNO3, यहाँ पर आप चाहे तो मेटल बदल लीजिए, जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड, तो क्या बन जाएगा, जिंक नाइट्रेट बन जाएगा, ZnNO3 का ट्वाइस हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, H2 गैस बाहर। क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 होती है, आप पढ़े होंगे, याद रखना, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, और नाइट्रेट की कितनी होती है, 1 होती है। तो जब यहाँ क्रिस क्रॉस से लगाओगे मेथड से तो यही बनेगा प्रोडक्ट, बहुत आसान है। यहाँ पर कैसे किए हैं, तो जिंक वैलेंसी 2 Cl पर -1, तो जिंक Cl2 ZnCl2 बन जाएगा, आसान है करना। तो देखिए यहाँ पर जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, हाइड्रोजन क्या है, लेस रिएक्टिव है, इसलिए इसको डिस्प्लेस करके बन गया प्रोडक्ट। तो आप प्रोडक्ट बनाना आसान है, बना सकते हैं। तो और भी इसमें स्टूडेंट रिएक्शन लिख सकते हैं आप, और भी तमाम रिएक्शन है। जैसे यहाँ पर जिंक लिए हैं, यहाँ पर हम चाहे तो Fe ले सकते हैं, Fe आयरन प्लस H2SO4। तो Fe को जब इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से, क्योंकि ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, आयरन ऊपर था, हाइड्रोजन क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो देखिए मेटल एसिड जो होता है मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल साल्ट, ये देखिए मेटल है कि नहीं, ये साल्ट है, लेकिन साल्ट में देखिए Fe क्या है, मेटल है। इस साल्ट में Zn क्या है, मेटल है। ये भी साल्ट है, Zn क्या है, मेटल है। तो ये मेटल साल्ट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉन मेटल नहीं है ना, ये जिंक जो है, आयरन है, ये सब मेटल है, तो इसको मेटल साल्ट बोलेंगे। तो आपके जो एसिड होगा वो मेटल के साथ रिएक्शन करके बनाता है मेटल साल्ट। आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से चीज़ें घट रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह हमेशा ट्रू नहीं है, ऐसा नहीं है कि एसिड हमेशा ही बनाएगा। ये सब आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, ऐसे बहुत एग्जांपल। जैसे आप Ag कर दे तो Ag+H2SO4, तो स्टूडेंट Ag भी क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा, Ag नहीं, क्योंकि Ag क्या होता है, नीचे होता है हाइड्रोजन से, तो नो रिएक्शन हो जाएगा। वैसे गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है, तो नो रिएक्शन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर भी वो सोचना है, ये नहीं कि बस रिएक्शन करा देंगे। तो ये सब कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसको डिस्प्लेस करके ये बन जाएगा। तो स्टूडेंट इस रिएक्शन में जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है तो ये पॉप साउंड करती है। पॉप साउंड करते हुए निकलती है। अब पॉप साउंड क्या होता है, पॉप किंग डांसर कौन है, माइकल जैक्सन है। तो आप भी जाइएगा देखिएगा पॉप साउंड किसको बोलते हैं, क्योंकि पॉप किंग स्टार को तो आप जानते हैं, माइकल जैक्सन जो डांसर है। तो वैसे ही स्टूडेंट पॉप साउंड क्या होता है, तो जैसे अब इसको समझते हैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट से भी। एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड करते हुए निकलती है। तो इस रिएक्शन का थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट देख लेंगे तो ये अपने आप सब वैसे ही चलेगा कि कैसे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में ये रिएक्शन बना। थोड़ा सा इसका देखेंगे अच्छे से, तब और समझ में आएगा कि किस तरह से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। बुक में देखेंगे तो आपके एनसीईआरटी की बुक में इस रिएक्शन का पूरा समझाया हुआ है, तो उसको थोड़ा हम समझा देते हैं क्या इसमें करना है। इसी रिएक्शन को लिखते हैं, ये Zn है आप प्लस H2SO4 है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो बनता है क्या आपका ZnSO4 बनता है, जिंक सल्फेट, आप प्लस यहाँ पर H2 गैस ऐसे निकलती है। देखिए इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर एक स्टैंड ले लेते हैं।
यहाँ पर इस तरह से एक हम बना देते हैं। यहाँ पर ये आपका ग्लास टाइप का इस तरह से है। ये ग्लास ट्यूब है और यहाँ से ये बुक में आपके दिया गया है। ध्यान से इसको देखेंगे स्टूडेंट, ये क्या है सब। यहाँ पर देखिए तो हम सल्फ्यूरिक एसिड लिए हैं। ये जो आपका टेस्ट ट्यूब है, ये ग्लास डिलीवरी ट्यूब है। ये टेस्ट ट्यूब लिए हैं, ये ग्लास डिलीवरी ट्यूब। ग्लास डिलीवरी ट्यूब। यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड लिए, क्योंकि रिएक्शन में क्या चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है। और H2SO4 के साथ और क्या चाहिए, जिंक चाहिए। तो ये आपका H2SO4 हो गया और इसके साथ क्या चाहिए, जिंक चाहिए। तो यहाँ पर जिंक के छोटे छोटे यहाँ पर टुकड़े ले लेते हैं। ये जिंक के छोटे छोटे ग्रेन्यूल से टुकड़े हैं। जिंक के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर हैं और ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। अब जिंक को जब H2SO4 मिलाओगे तो इसी रिएक्शन में यहाँ पर देखोगे, आप पाओगे कि जिंक के सरफेस पर हाइड्रोजन गैस बनने लगी है। मतलब कि यहाँ से गैस ऊपर उठने लगी है एक बबल्स के फार्म में। यहाँ पर जैसे आप मिट्टी को डालते हो पानी में, कोई भी जैसे मान लीजिए मिट्टी का एक कठोर आप लिए हो और मिट्टी को जब पानी में डालते हो तो देखते हो वो थोड़ी देर बाद लगता है उसमें बबल्स निकलने। इसका मतलब क्या, उसमें से जो एयर है, जो ऑक्सीजन गैस है बाहर निकल रही है और एक समय के बाद जो मिट्टी जो कठोर थी वो पिघल कर एकदम फैल जाती है पानी में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल गई। आप देखे होंगे कि जब उसको डालते हैं वाटर में तो उसमें बबल्स निकलते हैं, वो बबल्स ऑक्सीजन गैस होती है। और जब वो ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी तो पूरा मिट्टी फैल जाती है। तो वैसे यहाँ पर H2SO4 में जब जिंक को मिलाते हैं तो यहाँ पर बबल्स के फार्म में आपकी हाइड्रोजन गैस ऊपर उठने लगती है। देखिए हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ऊपर उठने लगेगी। तो जब ये हाइड्रोजन गैस ऊपर उठेगी तो हाइड्रोजन गैस इस टेस्ट ट्यूब से होकर के जो ग्लास डिलीवरी ट्यूब है, डिलीवरी का मतलब क्या, इसको यहाँ से डिलीवरी कराएगी तो ये गैस ऐसे आएगी, इधर आएगी इसके माध्यम से। यहाँ पर स्टूडेंट क्या लिए, हम लिए सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन, यहाँ पर साबुन जो होता है ना, साबुन का सॉल्यूशन बना दिया गया है। तो अब देखिए क्या है, ध्यान से स्टूडेंट, कि जब यहाँ पर ये सोप सॉल्यूशन है तो यहाँ पर जब ये गैस आएगी तो देखिए क्या होगा। ये जब हाइड्रोजन गैस यहाँ से आएगी, जब ये आएगी यहाँ पर कौन आएगी, हाइड्रोजन गैस आएगी। तो जब आएगी तो देखिए यहाँ पर इसको मंजिल मिलेगी। यहाँ पर सोप सॉल्यूशन में जब ये आएगी तो यहाँ पर सोप सॉल्यूशन में यहाँ पर देखोगे तो कुछ समय बाद ये जो आपका हाइड्रोजन गैस जो बबल्स के फार्म में उठ रही थी, बबल्स ही तो है, ये बबल्स के फार्म में आ रही थी, हम एरो से दिखा रहे हैं, इस तरह से बबल्स के फार्म में ऊपर जा रही है। तो ये सोप सॉल्यूशन कुछ समय बाद देखोगे तो सोप सॉल्यूशन के बबल्स ऊपर बनने लगते हैं। अब सोप सॉल्यूशन के बबल्स, सोप सॉल्यूशन के जो बबल्स हैं वो उठने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए सोप सॉल्यूशन में जब ये हाइड्रोजन गैस आएगी, अटैक करेगी, तो जो सोप सॉल्यूशन के जो सोप सॉल्यूशन क्या बबल्स बनने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोप सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, हाइड्रोजन गैस इसके अंदर चली जाएगी सोप सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर सोप के बबल्स लगते हैं उठने। तो ये जो बबल्स है, इस बबल्स में कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। जब सोप के बबल्स यहाँ बनेंगे, यहाँ फार्मेशन ऑफ सोप बबल्स, फार्मेशन ऑफ सोप बबल्स, सोप बबल्स के यहाँ पर फार्मेशन होने लगता है। और इस सोप बबल्स के फार्मेशन में यहाँ पर कौन सी गैस अंदर भरी हुई है, ये कौन सी गैस यहाँ से आई थी, हाइड्रोजन गैस आई थी। तो इन बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है, क्योंकि अगर ऐसे यहाँ पर सोप का सॉल्यूशन था तो सोप के बबल्स नहीं बन रहे थे। लेकिन जैसे हाइड्रोजन गैस आई तो हाइड्रोजन गैस हवा से हल्की होती है। अब कोई भी चीज़ हल्की होती है तो कहाँ जाती है, ऊपर उठती है। हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ, कोई हल्की होती है हवा से, तो हल्की होगी तो कहाँ उठेगी, ऊपर उठेगी। तो जब ये हाइड्रोजन गैस आएगी तो सोप सॉल्यूशन के अंदर जब अटैक करेगी तो सोप के बबल्स बनेंगे। आइए, जब सोप के बबल्स ऊपर उठेंगे तो इनके अंदर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है।
तो हाइड्रोजन गैस है, तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ फॉर्मेशन ऑफ सोप बबल्स फिल्ड विथ हाइड्रोजन गैस, फिल्ड विथ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ऐसा नहीं कि सोप बबल्स में बस सोप के ही बबल्स है, इसके अंदर कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। और यहाँ पर अगर आप कैंडल जलाते हैं, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आप इसको चिंगारी देते हैं कैंडल से, यहाँ पर कैंडल, ये कैंडल है, इस कैंडल से जब आग लगाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कैंडल्स है, यहाँ पर कोई यहाँ पर बंदा है, यहाँ से कैंडल्स जला करके अब क्या कर रहा है कि यहाँ पर इसको जलाते हुए कैंडल्स को सामने ले जा रहा है। जब जलाते हुए कैंडल्स को यहाँ पर सामने ले जाएगा तो ये क्या होगा कि यहाँ पर ये इससे रिएक्शन करेगा, और यहाँ पर ये क्या होगा कि एक छोटा सा एक्सप्लोजन होगा, विस्फोट होगा थोड़ा सा बस, और यहाँ से जो साउंड निकलेगी हाइड्रोजन गैस की, क्योंकि ये H2 गैस है। कौन सी H2 गैस है? किसके अंदर है? सोप बबल्स के अंदर है। तो यही H2 गैस के कारण यहाँ पर कौन सी साउंड होती है? पॉप साउंड होती है। पॉप साउंड मतलब क्या समझ रहे हो? जैसे फुलझर्री होता है, होली में जो फुलझर्री आप लोग जलाते हो तो देखते हो कैसी आवाज़ करती है फुलझर्री, वैसे ही उसी की तरह आवाज़ करेगा। तो सर्द आवाज करके क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, कुछ देर बाद ये समाप्त हो जाएगा। जैसे फुलझर्री आप होली में जलाते हैं, आवाज़ कैसा करता है? आग लगाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर जैसे आप आग को लगाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर जलते हुए कैंडल्स को सामने ले जाएंगे तो इसमें एक आवाज़ उत्पन्न होगा जिसको बोलते हैं पॉप साउंड। एक तरह से माने तो छोटा सा एक्सप्लोजन होगा, एक विस्फोट होगा, ऐसा विस्फोट होगा कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, बहुत छोटा सा, आपको बहुत आनंद आएगा उसको देखने में। यहाँ एटम बम का एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है कि पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, एक्सप्लोजन होगा, छोटा सा होगा एक्सप्लोजन, जो कि आपको, आपकी आंखों को और आपके दिमाग को एकदम आनंदमयी, एकदम आपको खुशी देगा। क्या था? बहुत आसान था। देखिए कैसे रिएक्शन होता है। यहाँ पर जो स्टूडेंट अब बना, यहाँ पर Zn-SO4 रिएक्शन किया है तो यहाँ पर H2 गैस बाहर निकली, और क्या यहाँ बन गया है? क्योंकि Zn और SO4 को मिलाओगे तो यहाँ पर जिंक सल्फेट का तो साल्ट बनेगा ही, जिंक सल्फेट बनेगा यहाँ पर रिएक्शन कराने पर। लेकिन H2 गैस जब बाहर निकलेगी, इस H2 गैस को जब ग्लास डिलीवरी ट्यूब से यहाँ पास कराओगे तो ये H2 गैस जब अंदर आएगी तो यहाँ पर सोप की बबल्स है, सोप की बबल्स के अंदर पहुँच जाएगी तो ये सोप की बबल्स ऊपर यहाँ पर उठने लगेंगे। क्यों ऊपर उठेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन गैस इसके अंदर आ चुकी है, और हाइड्रोजन गैस हवा से हल्की होती है, तो हल्की चीज़ कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। तो इन सोप की बबल्स में क्या है? हाइड्रोजन गैस फिलअप है। तो यहाँ पर कोई अगर जलते हुए कैंडल्स को लेकर आएगा तो यहाँ पर ये आवाज़ करेगा पॉप साउंड, जल जाएगा और छोटा सा एक्सप्लोजन होगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं इसको दिखा करके। अब जैसे यहाँ पर हम H2SO4 लिए, यहाँ पर आप HCl ले सकते थे, तो पूरी मैकेनिज्म को वैसे ही समझाओगे। HCl भी लोगे तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी? H2 गैस बाहर निकलेगी। तो सब कुछ जितना आपका मैकेनिज्म है सब वैसे ही आप भी बताओगे। तो स्टूडेंट इसको आप नोट कर लीजिए, हम लोग देख सकते हैं कितना आसान है एकदम। इसको कर सकते हैं किस तरह से, इसको लोग देख लीजिए एक्सपेरिमेंटली एकदम। और भी देखिए, इसमें तभी पहला था केमिकल प्रॉपर्टी, और एसिड का देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, जो सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है, एसिड रिएक्ट विथ acid react with metal carbonate and metal hydrogen carbonate to form CO2 गैस। अब इसको समझते हैं, क्या इसमें बोला गया है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म CO2 गैस। जैसे इसको समझते हैं, देखिए मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड प्लस H2O, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड प्लस H2O, जब यहाँ पर रिएक्शन होगा तो बनता है यहाँ पर स्टूडेंट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O बनेगा, साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O बनेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स को करते हैं। यहाँ पर मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, यहाँ H2O नहीं है, बस इतना बनेगा आपका। तो मेटल कार्बोनेट जब एसिड आपका रिएक्शन करेगा मेटल कार्बोनेट से स्टूडेंट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो वहाँ पर क्या बनेगा आपका? साल्ट, CO2 और H2O बनेगा। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर स्टूडेंट मेटल कार्बोनेट कोई एग्जांपल लेते हैं,
मेटल कार्बोनेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम बोल दें आपका CaCO3, तो इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम क्या है, मेटल है, और CO3 क्या है, कार्बोनेट है, तो इसको बोलेंगे मेटल कार्बोनेट। अगला हो गया जिंक कार्बोनेट, तो ZnCO3, तो Zn क्या आपका जिंक है, ये क्या है, कार्बोनेट है, तो इसको बोलेंगे मेटल कार्बोनेट। तो स्टूडेंट देखिए इसको कैसे करेंगे। मेटल कार्बोनेट में क्या करेंगे, CaCO3 और प्लस यहाँ पर एसिड ले लीजिए। एसिड में कौन सा एसिड ले लें, यहाँ पर H2SO4 ले लेते हैं। तो ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट क्या बनेगा। एक कंसेप्ट याद रखिएगा, हमेशा काम करेगा। कहीं भी रिएक्शन में H2CO3 दिख जाए तो ये हमेशा टूटता है H2O + CO2 में। कैसे बना देखिए, H2CO3 है तो H2 को ऐसे लिख लीजिए और CO3 को इस तरह से लिख लीजिए, CO2 और O लिख लीजिए, तो H2O बन जाएगा और यहाँ CO2 बाहर निकल जाएगा। तो एक कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि जब भी H2CO3 को तोड़ना है तो किस में तोड़ के बताइए, एक O इसको दे देना तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा और CO2 बन जाएगा। ये कंसेप्ट बहुत काम करेगा, इस रिएक्शन को अलग से याद रखना एकदम। अब देखिए स्टूडेंट, हमें एसिड का रिएक्शन कराना है। एसिड कौन सा हो गया आपका, H2SO4 हो गया, या पहले एसिड यहाँ पर लिखिए, पहले एसिड ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एसिड H2SO4 हो गया और मेटल कार्बोनेट क्या हो गया आपका, कैल्शियम कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट इसका नाम क्यों हुआ, क्योंकि कैल्शियम क्या है, मेटल है, और कार्बोनेट का मतलब CO3 होता है, पढ़े होंगे। या पहले इसको लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एसिड रिएक्शन किससे कर रहा है, मेटल कार्बोनेट से, तो एसिड ये हो गया, ये मेटल कार्बोनेट हो गया। अब रिएक्शन करके क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगा। CO2 तो बनेगा, कुछ और भी बनेगा इसके साथ। तो स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, देखिए CaSO4, आप जानते हैं यहाँ पर कि H पर क्या होता है, प्लस होता है, पढ़े आप लोग। SO4 पर क्या होता है, 2 माइनस होता है। Ca पर क्या होता है आपका, 2 प्लस होता है। CO3 पर क्या होता है आपका, 2 माइनस होता है। तो यहाँ से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, CaSO4 बनेगा। देखिए क्योंकि माइनस किसके साथ आएगा, प्लस के साथ आएगा, तो CaSO4 बन जाएगा। अब प्लस H2, देखिए CaSO4 बन गया। यहाँ पर क्या हुआ, H2CO3, क्योंकि H2CO3 बचेगा और H2CO3 किस में टूटता है, H2O + CO2 में टूटता है, तो क्या बन जाएगा, H2O + CO2। इस तरह से आपका ये गैस होगा। इस तरह से स्टूडेंट आपका रिएक्शन कराने का तरीका हो गया। कैसे कराओगे, H2CO3 जो बचेगा उसको हमेशा H2O और CO2 में तोड़ोगे। अब ऐसे बहुत आसान रिएक्शन करना। और भी रिएक्शन हो, जैसे आप बोलोगे कि हम ये रिएक्शन लिखेंगे, HCl एसिड ये है, क्योंकि एक एसिड आपको लेना है, और मेटल कार्बोनेट, और कोई मेटल कार्बोनेट लो, जैसे आप क्या बोलोगे, Fe या ZnCO3 देते हैं, जिंक कार्बोनेट। इसका रिएक्शन करिए, कैसे कराओगे, तो क्या बनेगा, तो ZnCl2 पहले बनेगा, क्योंकि देखिए H + Cl- है, Zn प्लस होता है, तो क्या बनेगा, ZnCl नहीं बनेगा, ZnCl2 बनेगा। कैसे, क्योंकि जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, Cl की 1 होती है, तो ZnCl2 बनेगा। अब प्लस स्टूडेंट क्या बचा, HCO3 बना। तो आप जानते हैं कि यहाँ HCO3 नहीं होगा, क्योंकि हमेशा H जो होता है H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो HCO3 को आप ये समझिए कि H2CO3 है, क्योंकि यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर H2O + CO2 बनेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए रिएक्शन बैलेंस करना होगा। कहीं भी आपको, जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिखा, HCO3 दिखा, तो आप जानते हैं ना कि हाइड्रोजन H के फॉर्म में नहीं होता है, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आप क्या समझेंगे कि ये H2CO3 है। अब बोलेंगे कि आप अपने से 2 कैसे ले लें, तभी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर जिंक 1, यहाँ भी जिंक 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो इसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 हाइड्रोजन आ गया कि नहीं, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, Zn 1 है, 1 कार्बन है, यहाँ भी 1 कार्बन है, 2 और 1 3 ऑक्सीजन, यहाँ भी 3 ऑक्सीजन है। तो अब यहाँ बोलोगे कि HCO3 दिख रहा है, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, क्योंकि H2CO3 को ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, जब बैलेंस करोगे तो 2 आ जाएंगे। अब देख लीजिए 2 आ गया कि नहीं। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग बना सकते हैं रिएक्शन, कितना आसान है। आपको ट्रिक बता दी, इसको हमेशा ऐसे तोड़ना। और एक रिएक्शन लिखो आप, एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ एक और रिएक्शन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोले कि HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, और प्लस यहाँ पर कोई और रिएक्शन लिखिए, Na2CO3 ले रहे हैं, चलिए सोडियम कार्बोनेट। इसका में रिएक्शन कराना कैसे कराओगे स्टूडेंट, कैसे कराओगे, तो देखिए ध्यान से क्या ट्रिक है यहाँ पर। तो ये Na2NO3 है, तो सोडियम नाइट्रेट बनेगा, क्योंकि H पर प्लस होता है, इस पर माइनस प्लस, तो यहाँ से रिएक्शन कराओ। क्लियर है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो सोडियम नाइट्रेट बनेगा। लेकिन यहाँ पर NaNO3 बनता है, आपको पता है, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है आपकी, 1 होती है, और NO3 की वैलेंसी कितनी होती है, 1 ही होती है नाइट्रेट, तो NaNO3 बनेगा। प्लस अब यहाँ पर देखिए HCO3 बना, तो इसको आप H2CO3 समझिए, क्योंकि भी बैलेंस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये किस में टूटेगा, H2CO3, H2O में टूटेगा, लिखवाए हैं, और प्लस CO2 में टूटेगा। देखिए कौन सी गैस बाहर निकली, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऐसे
दिखा भी सकते हैं कि ये गैस बाहर निकल रही है। यहाँ पर लिख दीजिए गैस, नीचे गैस लिख भी सकते हैं। देखिए कितना आसान है। बैलेंस करना है तो बैलेंस तो किया ही जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो क्या है H2O है, तो इसको आप स्टूडेंट क्या करोगे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गया। तो यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये तो सही है। 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना सोडियम हो गया, 2 सोडियम हो गया। देखिए यहाँ पर 2 सोडियम है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन भी है यहाँ पर, और 2 3 जा 6, और 6 और 2 कितना हो गया 8, और 8 1 9 हो गया। देखिए 2 3 जा कितना हो गया 6, और 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया। तो 9 ऑक्सीजन भी हो गया, तो बैलेंस तो सब हो गया। तो देखिए कि 2H2CO3 आ गया कि नहीं, तो उसकी चिंता आप छोड़ दिए, वो आएगा। तो हमेशा इसमें ब्रेक करोगे। तो अब स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि किस तरह से मेटल कार्बोनेट रिएक्शन करके एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनेगा, इसके साथ क्या क्या बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। तो इसके साथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो हमेशा ही कॉमन रहेगा, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, ये देखिए यहाँ पर CSO4 बना, यहाँ पर ZnCl2 बना, यहाँ पर ये बना। तो ये अलग हो सकता है, लेकिन ये तो सब में कॉमन होगा। तो यहाँ पर लिख देना चाहिए था, अब बुक में देखोगे तो बस इतना ही लिखा है। तो आप क्या लिख देना, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट ए मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म ऑलवेज। ये अच्छी बात और होगी अगर लिख दोगे तो, ऑलवेज हमेशा क्या बनाएंगे, H2O एंड CO2 गैस, ये हमेशा बनेगा। CO2 गैस क्यों बनेगा हमेशा, क्योंकि देखिए हमेशा बन रहा है। हाँ, ये अलग अलग बनेगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करके ये बना रहा है। तो बहुत आसान स्टूडेंट कर सकते हैं। ये क्या बना है, साल्ट है, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट बना, ये जिंक क्लोराइड है, ये सोडियम नाइट्रेट है। तो आपको नाम भी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी देखिए जिंक कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो आपको नाम क्लियर है। तो स्टूडेंट देखिए इस तरह से रिएक्शन होता है। हाँ, ये याद रखिएगा कि H2CO3 कैसे टूटता है, H2O और CO2 में टूटता है। कैसे बताए हैं, H2 को अलग कर लिए, CO2 में CO2 को अलग कर लो और O को अलग कर लो, तो H2O बन जाएगा और CO2 बन जाएगा। तो इस तरह से ब्रेक करेंगे। तो कुछ हम रिएक्शन आपको दे देते हैं और आप ब्रेक कीजिएगा और बताइएगा क्या होगा। कुछ रिएक्शन हम आपको दे देते हैं, 2-3 प्रॉपर्टी और बच्चे स्टूडेंट, इसको हम लोग देख लेंगे। कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, इसको करके बताइएगा क्या क्या बनेगा रिएक्शन में। यहाँ पर देखिए हम दे रहे हैं, यहाँ पर एसिड बोला है ना, एसिड रिएक्ट विथ, तो यहाँ पर CH3COOH, इसको आप लोग ध्यान से कीजिएगा, प्लस Na2CO3। तो यहाँ कीजिएगा क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए और दे रहे हैं HCl प्लस CaCO3, बनाइएगा क्या बनेगा। एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ करता हूँ, ट्रिक बता ही दी आपको बनाने का, एकदम अच्छे से कर सकते हैं। रिएक्शन तो याद करना ही नहीं पड़ेगा, सब कंसेप्ट बताएंगे आपको, तनिक भी नहीं रखना है, कैसे रिएक्शन आपको बनाना है, एकदम इजीली बनाओगे। और देखिए इसमें रिएक्शन दे रहे हैं आपको, CH3CH2SO4 ले लेते हैं। तो H2SO4 का आपको रिएक्शन कराना है K2CO3 के साथ, क्योंकि अभी हम लोग कार्बोनेट के साथ ही पढ़ रहे हैं, सल्फेट यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि कार्बोनेट के साथ रिएक्शन बताएं आपको। एक पहली प्रॉपर्टी पर रिएक्शन दे देते हैं, Fe+CuSO4, इसका बनेगा क्या बनेगा, ये कौन सा रिएक्शन है, मेटल रिएक्ट विथ, तो आपका हो गया मेटल रिएक्ट विथ एसिड। एसिड को एग्जांपल दीजिए इसमें, CH3COOH। तो इसको स्टूडेंट आप रिएक्शन करिएगा। देखिए मेटल का रिएक्शन किसके साथ है, एसिड के साथ है। तो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये भी प्रॉपर्टी पढ़ा है, पहला प्रॉपर्टी। तो ये 4 रिएक्शन आपको दिए हैं, इन 4 रिएक्शन को आपको करना है। इसको नोट कीजिए, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कैमरे में इसको। तो स्टूडेंट तो देखिए टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन 48-50 मिनट का वीडियो टोटल बन रहा है, लेकिन आप इसको ध्यान दीजिएगा। और हम बता देना चाहते हैं कि कुछ बच्चे एकदम कमेंट कर रहे हैं और लगातार कमेंट कर रहे हैं, जैसे सैजल हो गई, अनन्या हो गई, प्रशांत हो गए, शिवम आनंद हो गए, अखिलेश हो गए, समीर भी कर देते हैं कभी कभी कमेंट। लेकिन ये बच्चे जो बताए हैं ये सब रेगुलर रहते हैं, तो हमें अच्छी बात है कि नहीं, ये बच्चे सब पढ़ रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे सारे बच्चे जुड़ जाएं और कमेंट करें और जवाब दें जो बता रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो एक सीक्वेंस बन जाएगा, जब ये आपका कारवा आगे बढ़ेगा तो समझ लो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और बहुत आप अच्छा कर पाओगे।
क्योंकि इस समय देखिए बहुत जगह ही ऑनलाइन ही पढ़ाई चल रही है, तो आप इसको एकदम फॉलो कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन कुछ नहीं इस समय चल रहा है। तो ऑनलाइन को आप इसमें फोकस कीजिए और ध्यान दीजिए कि नहीं कैसे, क्योंकि देखिए इस समय जो ऑनलाइन क्लासेस चल पाएगा वो ऑफलाइन में उतना अच्छे से नहीं चल पाएगा, इसलिए इसको आप इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आने वाले समय सब कुछ डिजिटल ही हो जाएगा। आप जानते हो ना कि इंडिया या पूरा वर्ल्ड डिजिटल की ओर होता जा रहा है, तो सब कुछ डिजिटल हो ही रहा है। तो ऑनलाइन देखिए इसमें बहुत लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो आप देखिए एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो सब कुछ है बच्चों, बस आपको पढ़ना है, आपके पास मौका भी है, दस्तूर भी है, फ़ायदा उठाओ, एकदम अच्छे से पढ़ो और एक नए एनर्जी के साथ पढ़ो, एक आत्मविश्वास के साथ पढ़ो कि हम दुनिया में नंबर 1 बन सकते हैं। बहुत लोग ऐसे हुए लाइफ में जो कि कुछ नहीं थे, लेकिन वो मुश्किल हालात और परिस्थितियों में एक सूरज की तरह उगे और निकले। और जानते हो, चढ़ते हुए उगते हुए सूरज की आराधना और पूजा सारा संसार करता है। आप भी एक नए सूरज की तरफ बनकर निकलोगे, देखना सारे लोग आपको सलामी देने के लिए तैयार रहेंगे। बस ये आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं हम कुछ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।